हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बिजनेसमैन होता है वो बहुत सारी डे टू डे ट्रांजैक्शन करता है। किसके साथ? बैंक के साथ। जैसे कई बार उसको डिपॉजिट करवाना होता है, विड्रॉल होता है, कभी किसी क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, डाटर से पैसे आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एज अ बिजनेसमैन हम बहुत सारी ट्रांजेक्शन करते हैं। किसके साथ? बैंक के साथ। ठीक है। अब जब हम बैंक के साथ ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उसका हम एक रिकॉर्ड बना के रखते हैं। जैसे हमारे मान के चले कैश बुक है, उस कैश बुक में हमने क्या किया, बैंक कॉलम बनाया, और जितना भी हम विड्रॉल करते हैं या फिर कई बार क्या करते हैं हम डिपॉजिट्स करते हैं, उन सबका रिकॉर्ड रखते हैं। पर हम जानते हैं कि जैसा कि जो बैंक होता है उसमें क्या होता है कि जो अगर आप मान के चले आप चेक डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो उस जो आपने चेक डिपॉजिट कराया उसको आप ये मान सकते हैं कि क्रेडिट होने में क्या होगा, 2 से 3 दिन लगते ही लगते हैं। पर जब हमने क्या किया, चेक डिपॉजिट करवा दिया, तो हमने उसकी एंट्री कर दी कैश बुक में कि डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है। तो हमने जो एंट्री कर दी वो कर दिया 30 जून में, और जो चेक जो है वो आपका क्रेडिट हो रहा है 2 और 3 जुलाई में। तो इससे क्या होगा कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी कैश बुक होती है उसके अंदर जो बैंक कॉलम होता है वो, और जो हमारी पासबुक होती है उसके अंदर जो बैलेंस होता है वो आपस में मैच नहीं करता। तो वो आपस में मैच क्यों नहीं करता है, उसके क्या रीजन है, यही सब चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक तरह से क्या करती है, हम इसके थ्रू जानते हैं कि किस वजह से जो है हमारी बैंक पासबुक और जो हमारी कैश बुक है उसमें डिफरेंसेस आया है, उनका जो बैलेंस है वो आपस में मैच नहीं कर रहा। इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि बैंक में हम किस तरह के अकाउंट खुलवाते हैं और किस किस तरह से जो है एक बिजनेसमैन एक बैंक के साथ डील करता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की, तो हम एक बैंक के साथ 3 तरह के अकाउंट खुलवाते हैं: करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है। देखिए, जो आपके ये सेविंग अकाउंट है और जो आपके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, ये दोनों अकाउंट मोस्टली क्या है, इंडिविजुअल पर्सन खुलवाते हैं। जिसमें क्या होता है, सेविंग अकाउंट में आप एक तरह के सेविंग करते हैं, उसमें अपने बैंक में पैसा जमा करवाते हैं। बट एज ए बिजनेसमैन हमें बहुत सारी डे टू डे ट्रांजेक्शन करनी होती है, तो बिजनेसमैन कौन सा अकाउंट करता है, वो अकाउंट खुलवाता है अपना करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट मिलता नहीं है। ठीक है। और पर लेकिन आपके क्या होते हैं, फ्रीडम होती है, आप जितनी मर्जी चाहे उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो एज अ बिजनेसमैन हमारे लिए कौन सा अकाउंट अच्छा होता है, करंट अकाउंट अच्छा होता है। ठीक है। इंडिविजुअल पर्सन सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है क्योंकि उसको क्या करना है कि महीने में 3 बार 4 बार 5 बार वो ट्रांजेक्शन करेगा। पर एक बिजनेसमैन एक दिन में भी 3 से 4 बार जो है ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अकाउंट्स के बारे में। द मनी इन द करंट अकाउंट कैन बी डिपॉजिटेड और विड्रॉल ऑफन एज नेसेसरी। जब मन करे आप उसका निकलवा भी सकते हैं, डलवा भी सकते हैं। नो इंटरेस्ट इज यूजुअली अलाउड बाय बैंक ऑन करंट अकाउंट बैलेंस, रादर चेंज चार्जेस इज मेड बाय बैंक फ्रॉम द करंट अकाउंट। अब क्या होता है, इंटरेस्ट देता तो नहीं है पर इंटरेस्ट लेता है। इंटरेस्ट लेता क्यों है? क्योंकि हमें इसमें क्या मिलती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, जिसमें क्या होता है कि अगर आपके बैंक में बैलेंस नहीं है, आपके बैंक में जो है मनी नहीं है, उसके बावजूद भी क्या होता है कि आप अपनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आप क्रेडिटर को पे कर सकते हैं। कौन सी फैसिलिटी के थ्रू? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के थ्रू। तो उससे क्या होगा कि अगर बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहा है कि आपके पास पैसे नहीं है और वो आपके आपके बिहाफ पे पेमेंट करा है, तो बदले में कुछ चार्जेस तो आपसे लेगा ही लेगा। ठीक है। फिर बात आ जाती है सेविंग अकाउंट की। तो सेविंग अकाउंट हमें पता है मोस्टली जो है इंडिविजुअल्स ही खुलवाते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं खुलवाते, खुलवाते हैं, बट लेकिन इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम उसमें फ्रिक्वेंटली विड्रॉ और डिपॉजिट नहीं कर सकते मनी। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका एफडी अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। आपको पता ही है इसमें क्या होता है कि आप एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए एक अमाउंट जो है डिपॉजिट करवा देते हैं, और फिर उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता है, बट आप उसमें बीच में नहीं उसको विड्रॉ कर सकते। अगर आप करते हैं तो क्या होता है, वो इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो इन केस ऑफ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट द मनी इज डिपॉजिट फॉर द फिक्स टर्म, और क्या मिलता है आपको, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी की, कि कौन कौन सी जो है जो बैंकिंग में हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले होता है आपका पेइंग इन स्लिप और क्रेडिट स्लिप। देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर बाई चांस मान के चलिए आप कस्टमर है बैंक के, आप
पैसे जमा करवा रहे हैं उस बैंक में, तो आपको क्या देनी पड़ती है, पेइंग स्लिप देनी पड़ती है। आप जाएंगे ना बैंक में, तो वो डिपॉजिट करने के लिए आप एक फॉर्म भरते हैं, हम एक तरह से हम उसको फॉर्म बोल देते हैं कि हम वो स्लिप पूरी फिल करते हैं, उसके बाद हमारी मनी जो है डिपॉजिट हो जाती है। तो इट इज़ यूज बाय द कस्टमर फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक in the bank. It act as a proof in case there arise any dispute to the amount paid on. तो क्या होता है कि जैसे हम बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं, तो उसके बाद हमें एक प्रूफ भी चाहिए कि हमने इतना पैसा जमा करवाया, तो उसके लिए हमारे पास क्या होती है, पेइंग स्लिप होती है। चेकबुक के बारे में आपको पता ही है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे ब्लैंक चेक होते हैं, अगर हम साइन कर देते हैं, या तो हम सेल्फ चेक करते हैं जब हमें खुद को पैसे लेना होता है, या फिर अगर क्रेडिटर को पे करना तो उसके नाम पे हम क्या कर देते हैं, चेक इशू कर देते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका पासबुक में क्या होता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जिसमें आपका बताते हैं कि कब आपने पेमेंट जमा करवाई, कब विड्रॉ की, कब आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया गया, कब आपको इंटरेस्ट मिला, ये सारी डिटेल्स किस में होती है, आपकी पासबुक में होती है। फिर आपका पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है कि एक चेक होता है जिसमें अगर आपके वो डेट जो मेंशन किया है उसके बाद ही क्या है आप पेमेंट निकाल सकते हैं, उससे पहले आप जो चेक जो है वो आप क्रेडिट नहीं करवा सकते। तो इट इज़ वन on which a date is affixed following the date a check is written. A post-dated check cannot be cashed or deposited before the date appearing on its face. जितना आपका लिखा है उस पे उसी डेट पे क्या कर सकते हैं, आप उसको चेक को डिपॉजिट करवा सकते हैं, एंड कैश करवा सकते हैं, उससे पहले नहीं करवा सकते। फिर आता है आपका एंटीडेटेड चेक क्या होता है, ये वो चेक होता है जो आपने क्या किया है, मान के चलिए कि अगर आपने 21 जून 1997 को क्या किया, आपने चेक साइन किया है, ठीक है, और अगर वो डेट जो है जो उस चेक पे दी है कि कब इशू होना था वो 14 जून हो जाए, तो ये क्या हो जाता है, आपका एंटी डेटेड चेक हो जाता है। यानी कि आपने क्या किया कि बाद वाली डेट पे आपने साइन किया और डेट जो है पहले ही आपका हो जाना चाहिए था। मतलब देखिए 21 जून से अगर आप उसको डेट डालते हैं 30 जून, तो पोस्ट डेटेड चेक हो गया कि आज आपने साइन किए हैं चेक और 30 तारीख को आप पैसे क्रेडिट करवा सकते हैं। पर लेकिन अगर 21 जून को आपने साइन करके दिया है और अगर उस पर डेट डाल दी 14 जून को, तो वो क्या कहलाता है, आपका एंटी डेटेड चेक कहलाता है कि आपने प्रीवियस डेट डाल दी है। ठीक है। फिर आता है आपका अनकैश्ड वर्सेज एनकैश चेक। तो द चेक इशूड ऑन द थर्ड पार्टी कैन बी कैश फ्रॉम द बैंक विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू अनलेस अदरवाइज स्टेटेड ऑन द फेस ऑफ अ चेक। तो देखिए बता रहा है कि अगर जब आपने कोई भी चेक आपको इशू हुआ है तो आप उसको विद इन 3 months क्या कर सकते हैं, एनकैश करवा सकते हैं। आउट ऑफ द चेक इशूड द चेक फॉर विच द थर्ड पार्टी हैज रिसीव कैश फ्रॉम द बैंक अप टू अ पर्टिकुलर डेट आर कॉल्ड चेक एंड कैश। तो जिस दिन आपने निकलवाया है उसको हम क्या कहेंगे, चेक एंड कैश कहेंगे। एंड द चेक फॉर विच द थर्ड पार्टी हैज नॉट येट रिसीव द कैश फ्रॉम बैंक आर कॉल्ड चेक अनकैश। और आपने क्या किया, चेक इशू कर दिया बट लेकिन सामने वाले ने वो अभी तक चेक जो है उससे पैसे निकलवाए ही नहीं है अभी तक। ठीक है, कि अगर आपने मान के चलिए चेक इशू कर दिया तो आपकी तरफ से तो पेमेंट होगी, आपने कैश बुक में डाल दिया चेक इशू, बट सामने वाली पार्टी ने क्या किया, अभी तक उस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, तो वो क्या है, आपका चेक अनकैश्ड है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग बैंक ट्रांजैक्शन इन कैश बुक। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हम कैश बुक की बात करते हैं बिजनेसमैन के हाथ में होती है, तो वो क्या करता है कि जब वो ट्रांजैक्शन करता है उस समय की डेट डाल देता है कि हाँ आज मैंने चेक इशू किया है तो वो डेट डाल दी, ठीक है, आज मैंने डिपॉजिट किया तो वो डेट डाल दी। बट जो पासबुक है वो क्या करेगा, वो तब करेगा जब उसने चेक जो डिपॉजिट करवाया वो क्रेडिट हो गया, तो वो उस टाइम की डेट डालेगा जब चेक क्रेडिट हुआ है। तो इससे क्या हो गया, दोनों में डिफरेंसेस आ गए ना। देखिए जो बिजनेसमैन था उसने कैश बुक की ट्रांजैक्शन कब डाल दी, जब कैश उसने डिपॉजिट करवाया, बट पासबुक में, बैंक की पासबुक में वो डेट तब की नहीं आई। मान के चलिए अगर आपने चेक जमा करवाया 5 जून को, तो 5 जून को जो आपने चेक डिपॉजिट करवाया आपने डेट डाल दिया कैश बुक में कि हाँ बैंक कॉलम में कि मैं डिपॉजिटेड इन बैंक, बट जो बैंक है उसने क्रेडिट किया उसको मान के चल रहे हैं 9 जून को, तो वो डेट कब डालेगा, अपनी 9 जून को डालेगा। तो अब क्या हो गया, डिफरेंसेस आ गया है ना, डेट के अकॉर्डिंग आपका डिफरेंसेस आ गया। कभी क्या होता है ओमिट हो जाती है ट्रांजेक्शन कि हम भूल गए, या फिर हो सकता है कभी कभी डिसऑनर हो जाते हैं चेक, या कभी कभी जो आपने पेमेंट किया है जिसको वो ही पेमेंट लेने नहीं आता, तो इस वजह से क्या आ जाती है, डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो उसी के बारे में बता रहा है ये कि जब हम रिकॉर्डिंग टाइमिंग जो है हमारा किसका, ट्रांजेक्शन का,
उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, दोनों पासबुक और चेकबुक में डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कैश डिपॉजिट की, तो कैश बुक कब डालेगा, जब उसने डिपॉजिट किया तब। पर लेकिन जो आपकी पासबुक है वो कब करेगा, जब वैन कैश इज डिपॉजिटेड मतलब जब उसको डिपॉजिट हो गया, वो क्रेडिट हो गया है तब। क्योंकि देखिए कैश जब आप डिपॉजिट करोगे और जहाँ पे पासबुक में डिपॉजिट करोगे, दोनों की सेम डेट हो गई है। क्यों? क्योंकि कैश आपने आज दिया और आज ही आज सबमिट हो गया, ठीक है। अब चेक हो तो अलग बात है कि चेक 2 या 3 दिन लगा देता है, पर जो कैश होता है वो आपका सेम डे पे आपने डिपॉजिट किया बैंक में और सेम डे पे पासबुक पे एंट्री हो गई। कैश विड्रॉ भी सेम ही होता है, आज आपने कैश निकाला है, ठीक है, तो वही कैश की एंट्री जो है आपकी पासबुक में होगी। तो इन दोनों की एंट्री की वजह से तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि कैश की एंट्री साथ साथ हो जाती है। प्रॉब्लम जो आती है, डिफरेंसेस किसकी वजह से आता है, चेक इशू की वजह से आता है। आपका कोई क्रेडिटर को पेमेंट कर दी ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, तब जाके थोड़ी सी क्या आते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं किस किस में, कैश बुक में और पासबुक में, जिसकी वजह से हमें BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। तो अब देखिए, जब चेक को इशू हुआ तो हमने इशू की डेट पे कैश बुक में हमने एंट्री कर दी, बट यहाँ पे एंट्री कब होगी, जब वो पेमेंट लेने के लिए प्रेजेंट करेगा चेक, ठीक है। फिर है आपका बैंक चार्जेस। देखिए बैंक चार्जेस तो तब होगा हमारे पास जब हमें पासबुक रिसीव होगी, तब हमें पता चलेगा कि भाई हाँ बैंक ने चार्जेस लगे। और यहाँ पर कब होगा, जब उसने चार्जेस लगा दिया वो तो एंट्री कर देगा। ऐसे चेक डिपॉजिट में जब चेक डिपॉजिट करेंगे तो हम कैश बुक में एंट्री कर देंगे, पर यहाँ पर जब चेक कलेक्ट किया जाएगा तब एंट्री होगी। ऐसी इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक हमें तब पता चलेगा जब पासबुक हमें मिली है, और यहाँ पर कब, जब लेवी कर दिए हैं, जब उसने हमने चार्जेस लगा दिए हैं। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने कोई इंटरेस्ट दिया है आपके कस्टमर को, तो वो कब पता चलेगा हमें, जब हमें पासबुक मिलेगी। और यहाँ पे कब होगा, जब वो अलाउ कर देगा। अगर पासबुक मुझे मानो 31 जून को मिली, तब मुझे ही पता चलेगा कि भाई मेरे पास क्या है, इंटरेस्ट भी आया है। बट लेकिन अगर वो इंटरेस्ट 19 जून को दे दिया गया, तो डिफरेंसेस आ गया 11 to 12 डेज का, ठीक है। फिर डायरेक्ट पेमेंट कर दी तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा, हमें कब पता चलेगा, जब पासबुक मिलेगी। और इधर कब पेमेंट हो जाएगी, जब पेमेंट हमने की है तभी। ऐसी कलेक्शन में भी होगा कि हमें नहीं पता चलेगा कि कोई डेटर हमारा पेमेंट जमा करवा गया है, पर जो बैंक है वो हाथों हाथ उसकी एंट्री कर देगा। तो इस वजह से क्या होता है, जो आपकी कैश बुक के जो कॉलम होता है, बैंक कॉलम, और जो आपका पासबुक का जो बैलेंस होता है, इस वजह से मैच नहीं करता। तो जब मैच नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना बैलेंस मैच करना पड़ेगा, रिकनसाइल करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एज अ बिजनेसमैन हमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन करनी होती है, किसके साथ, बैंक के साथ। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जब बैंक के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं तो पासबुक और कैश बुक जो हमारे बैंक कॉलम है उसमें डिफरेंसेस आते हैं। वो डिफरेंसेस किस वजह से आए हैं, क्यों आए हैं, ये जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है, एक तरह का रिकॉर्ड होती है, जिसमें हम जितना भी डिपॉजिट करवा रहे हैं, विड्रॉल करा रहे हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बैंक के साथ, उसका रिकॉर्ड जो है रखा जाता है। उसकी एक तरह की क्या है, ये समरी है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। So bank reconciliation statement is a statement of all the details of the difference between any two or more accounts। जो हमारे अकाउंट्स हैं, मान के चलिए हमारा जो कैश बुक का अकाउंट है बैंक कॉलम का, और जो हमारा पासबुक का, उसमें क्यों डिफरेंसेस आ रहे हैं, इन सबको जानने के लिए हम क्या करते हैं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ओके, so bank reconciliation statement is a statement which explain how the bank statement can be made to agree with the company's ledger। ताकि क्या हो कि अगर बाई चांस हमारे पास जो दोनों के पासबुक और कैश बुक का जो बैलेंस है उसको मैच करें हम, कि किस वजह से उन दोनों में डिफरेंसेस आ रहे हैं। सो देयरफॉर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इंडिकेट the various items causing difference between the bank balance as per cash book and bank balance as per पासबुक ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है, ये हम कभी भी बना सकते हैं, वीकली भी बना सकते हैं, मंथली भी बना सकते हैं, और क्वार्टरली भी बना सकते हैं। डिपेंड किस पे करता है कि हमारी कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है। ठीक है, बिजनेस एंटरप्राइज की कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है। अगर ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है तो हमें वीकली बनाना पड़ेगा, कम है तो हम क्वार्टरली और मंथली भी बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स की, कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, फर्स्ट है
कि ये जो है वो एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है। स्टेटमेंट मतलब कि किस वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हमने रिकॉर्ड कर लिया है, ताकि हमारे जो दोनों अकाउंट है बैलेंस है वो मैच कर सके। तो ये खुद में कोई अकाउंट नहीं है, इसके थ्रू जो है हम बैलेंस चेक करते हैं। तो एक तरह की क्या है, हमारी स्टेटमेंट है। इट डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। अब ये डबल एंट्री बुक जो आपका डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है उसका कोई पार्ट नहीं है, बट ये हेल्प करता है हमारी, ठीक है। It is to be prepared whenever a bank statement is received and the balance deposited by it differs with the balance as per cash book। तो क्या होता है कि जब हमें पासबुक मिलती है और जब हम अपने कैश बुक से उसको मैच करके देखते हैं तो देखते हैं डिफरेंस किस वजह से आया, तब हम क्या बनाते हैं, BRS बनाते हैं। The reasons for difference in balance are relevant to the date of preparing the बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो उससे क्लियर हो जाता है हमें कि किस वजह से, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से क्लियर हो जाता है हमें कि किस वजह से जो है पासबुक और कैश बुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। पीरियोडिकल स्टेटमेंट है, मैंने बताया आपको वीकली भी बना सकते हैं, मंथली भी बना सकते हैं। इट इज़ प्रिपेयर टू अटेस्ट द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड। जो कैश बुक में जो हमारी रिकॉर्ड्स हैं उनको चेक करने के लिए कि वो सही है या नहीं है, एक्यूरेट है या नहीं है, इसलिए हम क्या बनाते हैं, BRS बनाते हैं। इट इज़ प्रिपेयर टू मेक श्योर दैट द बैंक स्टेटमेंट एग्री विद द बिजनेस ledgers. It gives the details of the transaction causing the difference in bank balance as per cash book and passbook। कि किस वजह से जो है कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से बैंक बैलेंस जो पासबुक और कैश बुक आपस में मैच नहीं हो रहा है। अब जान लेते हैं कि हम क्यों बनाते हैं BRS और बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। फर्स्ट, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू अटेस्ट द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड। चेक करने के लिए कि कैश बुक रिकॉर्ड्स की जो हम रिकॉर्ड हम कर रहे हैं वो एक्यूरेट है या नहीं। इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एरर्स एंड ओमिशन इन कैश बुक एंड पासबुक। कभी कभी क्या होता है कि एरर्स हो जाते हैं, कुछ चीज़ हमें डिपॉजिट दिखानी होती है, हम डिपॉजिट की जगह क्या दिखा देते हैं कि पेमेंट दिखा देते हैं। कभी कभी हम कुछ एंट्री ओमिट कर जाते हैं, भूल जाते हैं। कभी कभी जो पासबुक से हमने पेमेंट कर दिया, ओ सॉरी कैश बुक में हमने दिखा दिया कि पेमेंट हमने कर दिया, बट चेक जो है प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं एरर आ जाता है। कहीं हमें कैश कॉलम में डालना होता है, हम उसको चेक कॉलम में डाल देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी हमारे एरर्स हो जाते हैं, ओमिशन हो जाते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि हमारे कैश बुक और बैंक बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। It prevents fraud in recording the banking statement, the misappropriations और embezzlement of cash। तो कैश की हेराफेरी में, चेक की हेराफेरी में को भी जानने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इससे हमें क्या पता चलता है, एक तरह से कंटेन्स करता है ऑल डिटेल, जिससे हमें पता चल जाता है कि क्यों जो बैंक बैलेंस है एज पर कैश बुक और पासबुक आपस में मैच नहीं हो रहा है। इसकी जो रीज़न होते हैं वो हमें कहाँ से पता चल जाते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जो BRS है उसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि क्यों, किस वजह से जो है जो बैंक बैलेंस है हमारा वो एज पर कैश बुक और पासबुक दोनों अलग अलग शो कर रहे हैं। अब हम जान लेते हैं रीजंस क्या है, क्यों ऐसा होता है कि जो कैश बुक है और जो पासबुक है उनके जो बैलेंसेस है वो मैच नहीं करते। फर्स्ट है हमारा टाइमिंग। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हम कैश बुक में एंट्री करते हैं तो वो उस समय की एंट्री कर देते हैं जब हम क्या कर रहे हैं, चेक डिपॉजिट करवा रहे हैं बैंक में। पर जो बैंक वाला होगा वो उसको कब एंट्री करेगा, वो तब करेगा जब वो उसको क्रेडिट कर देगा। यानी कि अगर मैंने डिपॉजिट करवाया 1 मई को और अगर बैंक ने उसको 5 मई को क्रेडिट किया है तो वो 5 मई की एंट्री डालेगा। बट कैश बुक में मैंने एंट्री कब डाल दी, 1 मई की, क्योंकि मुझे नहीं मालूम वो कब उसको जो है क्रेडिट करेगा जो मेरा पेमेंट है उसको। तो इसलिए मैं क्या करते हैं कि जब हमने डिपॉजिट करवाया उसी टाइम मैंने डाल दिया। फिर आपका डिले इन एडवाइस। यहाँ पे एडवाइस का मतलब क्या है कि जो आपकी जो स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट यानी कि जो आपकी पासबुक है उसको आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो हमें पता नहीं चलता कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है कौन सी नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जो बैंक करता है, जैसे चार्जेस लगाता है, इंटरेस्ट देता है, कोई कमीशन है या फिर कोई पेमेंट जो है हमारे भी हाफ पे करनी है, वो सारे बैंक ने किए। तो उसके बारे में हमें नहीं मालूम, कब तक नहीं मालूम, जब तक कि हमारे पास वो पासबुक नहीं आई है। तो जितनी डिले होगी उस पासबुक के आने में उतना ज़्यादा क्या होगा, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो देयर विल बी नो एंट्री इन कैश बुक, हैंस अ डिफरेंस इन टू बैलेंसेस। फिर आ गया आपका एरर्स एंड ओमिशन।
एरर एंड ओमिशन होता है कि अगर मान के चलिए कोई आपने गलत एंट्री कर दी तो एरर हो गया, कोई चीज़ आप ओमिट कर गए, भूल गए तो ओमिशन हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि कैश बुक में आप कभी कभी क्या कर देते हैं, एरर्स हो जाते हैं, ओमिशन हो जाते हैं, जिस वजह से जो आपका पासबुक और कैश बुक का बैलेंस मैच नहीं करता है। तो मेनली हम बात कर सकते हैं 10 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो कैश बुक है और जो पासबुक है उनका जो बैलेंस है वो मैच नहीं होता। फर्स्ट है आपका चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। तो चेक आपने डिपॉजिट कर दिया है पर बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किए हैं, तो क्या हो गया, तो आपके दोनों कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आ गया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर दिया आपने क्रेडिटर्स को या जिसको भी आपको पेमेंट करनी है, बट उस सामने वाले ने अभी तक पेमेंट के लिए अप्लाई नहीं किया है। बैंक चार्जेस इज डेबिट बाय बैंक ओनली। अब देखिए बैंक चार्जेस है हमें तभी पता चलेगा जब हमारे पास पासबुक आएगी, तो डिफरेंसेस आ जाते हैं। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली। इंटरेस्ट कोई दे रहा है बैंक, तो बैंक को ही पता है कि वो इंटरेस्ट दे रहा है या कोई चार्जेस ले रहा है, तो इस वजह से क्या होता है हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक पासबुक नहीं आएगी, तो दोनों का बैलेंस में डिफरेंसेस आएगा। डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया किसी ने, कस्टमर ने बैंक में, तो हमें नहीं पता चलता। डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक, बैंक ने कुछ डायरेक्ट कलेक्ट कर लिया है, पेमेंट ले लिया ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, तब कोई ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर पेमेंट कर दिया, उसका भी हमें नहीं पता है। डिसऑनर ऑफ चेक और डिस्काउंटेड बिल। तो कभी कभी क्या होता है, डिसऑनर ऑफ चेक हो जाता है कि जो चेक आपने मान के चले डिपॉजिट कराया वो डिसऑनर हो गया, नहीं है उसके अकाउंट में पेमेंट, तो नहीं हो पाया। कभी कभी डिस्काउंटेड बिल्स आ जाते हैं, तो इन चीज़ों की वजह से भी क्या हो जाता है, जो आपका बैंक बैलेंस है पासबुक और कैश बुक का वो मैच नहीं होता। रिलेटिंग अ बिल अंडर रिबेट बाय द बैंक। अब कोई रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट बाय द बैंक। रिटायरिंग अ बिल मतलब कभी कभी क्या होता है कि अब जो बिल है वो 3 महीने के बाद का था, तो और अगर कोई कस्टमर पहले ही ले आया उसको, तो उसने क्या किया कि थोड़ा सा कमीशन लग लिया, थोड़े से चार्जेस कम कर दिए। जैसे 4,000 का बिल था, उसने 3800 में ही पेमेंट करी, तो 200 रुपये बच गए किसको, कस्टमर को। तो वो भी कभी कभी हो जाता है, इससे हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाना चाहिए था जो कि हम नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। एरर्स हो जाते हैं, ओमिशन हो जाते हैं दोनों में, कभी कभी पासबुक में भी और कैश बुक में भी। तो ये मेन रीजंस है जिनकी वजह से क्या होता है, जो कैश बुक है और जो पासबुक है उनका बैलेंस आपस में मैच नहीं करता, जिसकी वजह से हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो इसलिए बनाते हैं ताकि क्या हो कि जो हमारा कैश बुक का बैलेंस है और जो पासबुक का बैलेंस है उनको हम रिकन्साइल कर सके, मैच कर सके और देख सकें कि किन किन वजह से, किन किन ट्रांजेक्शन्स की वजह से, या कौन कौन सी ऐसी आप कह सकते हैं कि एंट्रीज हैं जिनकी वजह से दोनों के बीच में क्या आ रहा है, डिफरेंसेस आ रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया हो कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है और जो एक बिजनेसमैन है वो इसका यूज क्यों करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।